हिसाब से आप ये चीजें प्लान करते हैं। और इट्स ऑल अबाउट deposition of solid waste in the outskirts of the cities। किस शहर की सराउंडिंग्स में, सबर्ब्स में जाके आप वेस्ट को जो है वो आप क्या करते हैं, डंप कर देते हैं और ओपनली डंप कर देते हैं बड़े शौक के साथ। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है और हमारी सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रैक्टिस भी है। तो है, अब ये जो ओपन डंपिंग है, ओपन डंपिंग का जहां तक ताल्लुक है, डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक अनसाइंटिफिक तरीकाकार है या आपका एक अनसेफ तरीकाकार है टू डील विद द सॉलिड वेस्ट। अनसेफ किस तरीके से है, अनहेल्दी किस तरीके से है, उसकी रीजन सिंपल सी है कि जनाब, जब आप किसी जगह के ऊपर भी, जिस जहां पे भी आप वेस्ट को ओपनली डंप कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, तो देर आर द चांसेस कि आपकी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जो है, आपके उस सॉलिड वेस्ट की मौजूदगी की वजह से आपकी अल्ट्रेशंस जो हैं वो पॉसिबल रहती हैं, मुमकिन रहती हैं। जैसे हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि आपका जो सॉलिड वेस्ट है, इट हैज द टेंडेंसी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लैंड पोल्यूशन, वाटर रिजर्व्स को आपको नुकसान पहुंचा सकता है, एयर पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, एटसेट्रा। तो ये अगर आप ओपनली किसी भी जगह पे, लेट्स सपोज कि आपने जी रेजिडेंशियल एरिया से अवे भी अगर आपने इसको ओपनली डंप करने की कोशिश की, तो उस केस में भी आपका इफेक्ट तो इसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर होना एक लाजमी चीज है। इट इज जस्ट लाइक कि आपका जनाब, आप जहर जो है ओपनली फेंक रहे हैं, जो बेसिकली आपके इन्वायरमेंट के लिए एक नुकसानदेह चीज जो है वो साबित हो सकती है और होती है। तो लिहाजा इसकी इम्प्लीकेशंस की वजह से, इसके इफेक्ट्स की वजह से इस टेक्निक को, इस तरीकाकार को जो है वो आप इतना ज्यादा इनकरेज नहीं करते, आप इसको डिस्करेज करते हैं। और इसको डिस्करेज करने के लिए हमारे पास जो है वो बेहतरीन रेफरेंस मौजूद है कि आपका जो 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था, या रियो समिट ऑफ 1992, तो उसके अंदर आपने ग्लोबली आपकी एक कंसेंसस जो है वो मौजूद है, जिसमें आपने कैटेगोरिकली रियो डिक्लेरेशन के अंदर जो है आपने ओपन डंपिंग को एज अ प्रैक्टिस या एज अ टेक्निक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू डील विद द वेस्ट, उसको आपने डिस्करेज करने की बात कर रखी है, उसको आपने प्रिवेंट करने की बात कर रखी है। क्यों प्रिवेंट करने की बात कर रखी है? ऑब्वियसली यही है कि जब भी आप ओपन डंपिंग की तरफ जाएंगे तो देयर आर द चांसेस कि आपकी जो इफेक्ट्स हैं उस सॉलिड वेस्ट के, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो इन्वायरमेंट है, और वो उसको जाके वो मुतासर करने की सलाहियत रखता है। तो लिहाजा ये एज अ टेक्निक तो मौजूद है जो आप ओपनली, हमारे यहाँ जरा चीजें बड़ी खतरनाक हद तक आपकी की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मे बी आप लोगों ने जरूर देखा होगा इस चीज को। हमारे यहाँ एक तो ओपनली आप डंप करते ही हैं वेस्ट को, लेकिन उसके साथ साथ अक्सर औकात हमारे यहाँ उस ओपन या डंपिंग साइट्स के ऊपर जो है उसको आग लगा दी जाती है। हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ है उसको नहीं पता होता कि चलो ओपनली डंप कर दिया, लेकिन ऊपर से आप उसको आग भी लगा देते हैं, आप उसको मतलब जला रहे हैं, ओपनली जला रहे हैं, और उसकी वजह से और अग्रेवेशन आपकी क्रिएट हो रही है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके ऐड होना शुरू हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, इनटू द बेसिकली स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर। मीथेन गैस का प्रोड्यूस होना, बाकी गैसेस का प्रोड्यूस होना, इट विल रिमेन कॉमन। और ये आपकी इस ओपन डंपिंग को और ज्यादा एग्रवेट कर देता है, उसकी इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ा देता है कि जब भी आपको कोई गंदगी का ढेर मिल रहा है तो आप उसको, जी माचिस है आपके पास, आप आग लगा दें। ऐसा नहीं, ओपनली बर्न करना चीज को, that could be more dangerous, that has more damages as comparatively कि आपके ओपनली एक चीज पड़ी है। तो लिहाजा हमारे यहाँ जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे यहाँ जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज मौजूद हैं, लेकिन स्टिल इसको जी इस्तेमाल किया ही जा रहा है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई मैनेजमेंट करने के अभी तक हमारे पास कोई तरीकाकार तो मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना तो गवर्नमेंट की विल नजर आती है, ना तो आपकी हाँ जी कोई लोकल गवर्नेंस सिस्टम इतना साउंड है आपके शहरों के अंदर, जो अर्बन गवर्नेंस सिस्टम है वो इतना साउंड नहीं है।
कि जो वो चीजों को प्लान कर सके, चीजों को डील कर सके। ठीक हो गया जनाब। सो इसकी वजह से आपके मसाइल ये जो हैं ये आपके स्टैंड स्टिल हैं, यानी ये स्टैंड स्टिल ही नहीं बल्कि मैं अगर ये कहना ज्यादा मुनासिब समझूंगा कि आपकी चीजें डे बाय डे खराब हुई हैं, डे बाय डे आपके मामलात जो हैं आपके वो खराब हुए हैं। इट इज जस्ट फॉर द लैक ऑफ प्लानिंग। आप कराची की एग्जांपल उठा के देख लें कि वहां पे जो आपका वेस्ट का जो प्रोडक्शन है, वेस्ट की जो मौजूदगी है, आपका शहर एक बुरे तरीके से एक्सपैंड होता रहा और आपको खबर ही नहीं हुई कि इसको हमने ठीक करना है या इसके ऊपर हम जी को प्रोएक्टिव अप्रोच से काम ले लें, हम जी 20 साल 30 साल आगे फ्यूचर को प्लान कर लें ताकि ये चीजें आप हैंडल कर पाते, लेकिन आपने नहीं कर पाए। चलें खैर, ये डिबेटेबल है हमारी जो सिचुएशन है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रैक्टिस नंबर 2 जो है उसकी तरफ बढ़ने वाला हूं, एंड दैट इज अबाउट कंपोस्टिंग। प्रैक्टिस नंबर 2 इज द कंपोस्टिंग। पहले मैंने कहा ओपन डंपिंग है, अब ओपन डंपिंग जो है मैंने साथ ही कह दिया कि ये आपकी एक कैटेगोरिकली जो है वो एक डिस्करेज्ड और प्रिवेंटेड टेक्निक है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जहां तक कंपोस्टिंग का ताल्लुक है, जो स्टूडेंट्स आप कंपोस्टिंग के बारे में ये कहते हैं या हम कहते हैं या पूरी दुनिया कहती है कि जनाब कंपोस्टिंग में आप के पास जो बायोलॉजिकल वेस्ट मौजूद होता है, या अगर मैं ये कहूं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट मौजूद होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं, तो आप उनको बड़ी आसानी के साथ, बड़े तरीके के साथ न सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, न सिर्फ उसको आप ठिकाने लगा सकते हैं, बल्कि आप उससे फायदा भी उठा सकते हैं। सो बेसिकली जो कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है, कंपोस्टिंग की जो टेक्निक है, कंपोस्टिंग का जो तरीकाकार है, ये आप मोस्टली इस्तेमाल करते हैं टू डील विद द ऑर्गेनिक वेस्ट, टू डील विद द ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हमारे यहाँ बेशुमार मौजूद है हमारी सोसाइटी में, हमारे पंजाब में, सिंध के अंदर हर जगह पे एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो शामिल आपका प्रोड्यूस हो रहा है। आपके घरों से जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आप अपनी जो सब्जी मंडियां हैं आप वहां पे विजिट कर लें, वहां पे आपको इतना वेस्ट जो है वो मौजूद नजर आता है। आपके पास जनाब ये एनिमल फैट इतनी ज्यादा आपकी मौजूद रहती है, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट तो बेशुमार है। तो अब यहाँ पे मैं बात करने लगा हूँ, यहाँ पे ज्यादा मेरा टिल्ट रहेगा प्लांट्स की तरफ या प्लांट वेस्ट की तरफ। हाँ, एनिमल डंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पोल्ट्री डंग भी इवन इस्तेमाल की जा सकती है। तो वाइल बेसिकली ये जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है इसके दौरान, तो डियर स्टूडेंट्स कंपोस्टिंग है क्या? कंपोस्टिंग इज अ बेसिकली कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन। मैं ये कह रहा हूं कि कंपोस्ट इज अ कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। It is a controlled biological decomposition of organic materials. अच्छा, यहाँ पे वर्ड कंट्रोल लगा हुआ है और वर्ड बायोलॉजिकल का इस्तेमाल हुआ है। कंट्रोल से मुराद है कि आप एक सेट स्टैंडर्ड या सेट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए जो है आप वेस्ट के साथ डील करते हैं। आप अपनी मर्जी का मन पसंद जो है इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। सपोज इस वक्त जहां जहां पे आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, तो उस रूम में आप ये कंडीशन कर दें कि जी इस रूम का टेम्परेचर जो है वो 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 25 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए। अब 25 डिग्री एक स्टैंडर्ड हो गया, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो गया। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप अपनी मर्जी से एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो है वो आप एडजस्ट करते हैं। आप अपनी मर्जी से जो है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो है वो आप इस्टेब्लिश करते हैं, और उसको इस्टेब्लिश करके आप चीजों की डीकम्पोजिशन जो है वो करा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ड जो डीकम्पोजिशन है वो किसी को कंफ्यूज कर रहा होगा। तो दूसरा लफ्ज यहाँ पे बायोलॉजिकल।
बायोलॉजिकल से मुराद यहाँ पे है कि जनाब आप जो आपके पास मटेरियल्स मौजूद हैं या वेस्ट मौजूद है, आप उसको बाय यूजिंग दी बायोलॉजिकल एजेंट्स, लाइक हमारे पास बेशुमार ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। कैटेगोरिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेसिकली नेचुरली डिकम्पोजर्स हैं। उनका काम ही जो है वो चीजों को डिकम्पोज करना है, उनका काम ही जो है वो आपके चीजों की ब्रेक डाउन करना है। तो आपके पास वैरायटी मौजूद है। बाय द वे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान, वो मैं एक एक करके बताऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। तो अभी सिर्फ मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ इतनी है कि आप जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डिकम्पोजिशन करा रहे होते हैं इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, और इस ये जो डिकम्पोजिशन है ये आपकी इट इज कैरिड आउट बाय दी ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है। तो कंपोस्ट बेसिकली इट इज अ process of the decomposition of organic materials in a controlled environment by using the biological agents। ठीक हो गया जनाब, अल्लाह भला करे। स्टूडेंट्स इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज गिव मी 3 to 4 minutes प्लीज, इफ यू डोंट माइंड आप मुझे 3 से 3.5 मिनट दे सकते हैं। ये बढ़ने से पहले कंपोस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं एटसेट्रा, इन तमाम चीजों की तरफ जाने से पहले जरा ये देख लें कि आपके इसके अंदर, इस कंपोस्टिंग के प्रोसेस के अंदर जो है, कंपोस्टिंग के प्रोसेस के अंदर जो है आपका क्या पैरामीटर्स जो हैं वो आप सेट करते हैं। मैंने अर्ज किया ना आपसे कि आप एक सेट इन्वायरमेंट जो है वो आप इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो जो सेट इन्वायरमेंट आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है। लिखें डियर स्टूडेंट्स, पैरामीटर नंबर 1, हेडिंग दे दें पैरामीटर्स इन कंपोस्टिंग। Parameters in composting. The students, parameter number 1 is carbon nitrogen ratio. Carbon nitrogen ratio. और कार्बन नाइट्रोजन रेशो आप लिखेंगे 30:1। आई होप कि रेशो का जो साइन है जो मैथ्स में ही इस्तेमाल होता है वो आपको आता है, आप वो लिख लेंगे। 30 इज फॉर द कार्बन एंड 1 इज फॉर नाइट्रोजन। 30:1। इसी तरीके से पैरामीटर नंबर 2 इज द आइडियल मॉइस्चर। आइडियल मॉइस्चर, और जहां तक आइडियल मॉइस्चर का ताल्लुक है डियर स्टूडेंट्स, आइडियल मॉइस्चर आपको जरूरत रहती है अप टू, या आप मेंटेन करते हैं अप टू 50 to 60%। 50 to 60% जो है आपके आइडियल मॉइस्चर या मॉइस्चराइज्ड इन्वायरमेंट जो है वो आपका बेहतर समझा जाता है, बेहतर कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से नंबर 3 इज द pH। P स्मॉल लिखेंगे और H जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। और pH आप लिखेंगे 6 to 8। pH कितनी रखते हैं आप, कितनी मेंटेन करते हैं? 6 to 8। इसी तरीके से नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल, जिसकी वजह से यह सारा प्रोसेस आपका मुमकिन हो पाता है, दैट इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर आप लिखेंगे कम से कम टेम्परेचर लिखेंगे आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम टेम्परेचर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। और मैक्सिमम आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि आप 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लेके जा सकते हैं।
लेकिन इसमें एक बात को सुन लें, मैंने कहा कि मिनिमम टेम्परेचर 15 है और मैक्सिमम 75 है। ओके ओके सुनहरा बच्चे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और इस वजह से मैं अपनी उस ओरिजिनल टोन में नहीं आ पा रहा। अभी मैंने चाय का कप लिया है, इसीलिए मैंने पॉज लिया था 1.5 मिनट का, कि मैं कम से कम मेरे स्टमक में कुछ चला जाए ताकि मैं अपने ओरिजिनल टोन में आ सकूं। तो थोड़ा सा अभी चाहे अपना असर दिखाएगी, परेशान ना हो, तो उस वक्त मैं वीडियो भी ऑन कर लूंगा, डोंट वरी। अच्छा, तो मैक्सिमम 75 बताया। मॉइस्चर की परसेंटेज हैदर अली 50 to 60% है, 50 to 60% है। इसी तरीके से टेम्परेचर का मैंने कहा कि 15 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जनाब मोस्टली जो डिकम्पोजिशन है आपकी वो कंप्लीट हो जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है आपकी अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूं कह सकते हैं कि 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी जो आपका जो टेम्परेचर है, यहां तक आपकी डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाती है। अगर डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाए तो इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएं, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से एक और पैरामीटर लिखेंगे, and that is availability of oxygen. Availability of oxygen. अनिला बतूल क्या कहना चाह रहे हैं? Why not more of lesser harmful? क्या मतलब अनिला बच्चे, क्या क्या why not more of less? ये नहीं समझ आ रही मेरी बात, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे 5 to 15%, 5 से 15% तक आप ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है उसको मेंटेन रखते हैं। 5 to 15%। दानियाल बेग बच्चे ये सारा लिख दिया है अमरीन जहांदार ने, थैंक यू बच्चे अमरीन, ये पैरामीटर सारे लिख दिए हैं उन्होंने। ठीक हो गया जनाब, अब ये पैरामीटर्स हो गए, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लाइट कम है रूम में, क्लासरूम में लाइट नहीं है आज यहाँ इस्लामाबाद G10 में, पता नहीं क्या मसला है। तो मैं जरा ये एकेडमी की खिड़की की कर्टन थोड़ा सा कर लूं ताकि बोर्ड आपको विजिबल हो सके। मुझे बोर्ड पे एक ग्राफ बनाना है आपके लिए। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी हेडिंग चेंज कर दें और आप लिखेंगे द फेजेस ऑफ कंपोस्टिंग। Phases of composting. Dear students, there are 3 phases of composting. Number 1 is the mesophilic phase. Number 2 is
thermophilic phase. Number 3 is the maturation phase. इन phases को attempt करने के लिए आप ग्राफ जो है उसका सहारा ले सकते हैं। ग्राफ की मदद से भी इनको समझने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। I'm hoping so कि the board is visible to you. स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है आप एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये जो वर्टिकल लाइन आपको डे स्टूडेंट्स नजर आ रही है, ये जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, आई रिपीट, ये जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, यहां पे आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनाब? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम टेम्परेचर जो है इसके लिए वो जो है वो आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज होल फॉर द टेम्परेचर। इस तरफ टेम्परेचर आ जाएगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन नजर आ रही है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू नेम द डिफरेंट स्टेजेस। जो मैंने नाम लिख दिए हैं, जो फेजेस के नाम जो मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये मीसोफिलिक फेज है नंबर 1। इसी तरीके से यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये थर्मोफिलिक फेज है नंबर 2। यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये मैच्योरेशन फेज है, विच इज द लास्ट स्टेज, मैच्योरेशन फेज। सो ये 3 मुख्तलिफ जो है मेरे पास स्टेजेस आ गई। जिस स्टूडेंट्स अब क्या है, मैं स्टार्ट करूंगा मीसोफिलिक फेज से। जहां तक मीसोफिलिक फेज का ताल्लुक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने सबसे पहले कहा कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार होता है। तो जनाब आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से एक प्रोसेस का आगाज करते हैं, चीजों की डिकम्पोजिशन जो है उसको आप स्टार्ट करते हैं। और मैं ऐसे कर रहा हूं क्योंकि मैं मीसोफिलिक फेज पहली फेज है आपके इस ओवरऑल कंपोस्टिंग के प्रोसेस की, और इस मीसोफिलिक फेज में आपने टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है। और यहाँ पे देखिए मैं इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ, इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मैंने टेम्परेचर को रोक दिया है। मैंने टेम्परेचर को कहां पे रोका है? अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पे रोका है? अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर लूं कि भाई यहां तक जो है ये मेरी क्या है? मीसोफिलिक फेज है। अब डे स्टूडेंट्स, जो मीसोफिलिक फेज है आपके कंपोस्टिंग के प्रोसेस के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, इस फेज के दौरान जो है आपकी चीजों की इनिशियल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। आप लिख सकते हैं कि जनाब ड्यूरिंग द मीसोफिलिक फेज द इनिशियल डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस, या इनिशियल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस। जो मर्जी लफ्ज लिखें आप,
कि जनाब इनिशियली जो सिंपलर कंपाउंड्स मौजूद हैं आपके उस वेस्ट के अंदर, जो सिंपलर सब्सटेंसेस मौजूद हैं आपके उस वेस्ट के अंदर, दे कैन इजीली बी डिग्रेडेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मीसोफिलिक फेज। वो मीसोफिलिक फेज के दौरान क्या हो जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उनकी डिकम्पोजिशन क्या हो रही है, कंप्लीट हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज आप इसी फेज के बारे में लिखेंगे, इसी फेज के बारे में दूसरी चीज लिखेंगे कि जनाब ड्यूरिंग दी mesophilic phase, during the mesophilic phase, the decomposition of materials is carried out. The decomposition of materials is carried out. The decomposition of materials is carried out by the mesophilic organisms. Decomposition कर कौन रहा है, बाय दी मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। यानी इस फेज के अंदर जो आपके ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, दे आर मीसोफिलिक इन देयर नेचर। परेशान नहीं होना, ये मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, क्यों कहते हैं, ये भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अभी सिर्फ ये लिखो कि जनाब ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मीसोफिलिक फेज द इनिशियल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एंड दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट by the mesophilic organisms, by the mesophilic organisms या mesophilic biological agents। ये बात आपने कर ली। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर रेंज जैसे कि ग्राफ हमें बता रहा है कि जनाब इस फेज के अंदर, मीसोफिलिक फेज के अंदर जो है टेम्परेचर रेंजेस अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके लेकर गए हैं और आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाके टेम्परेचर को क्या किया है, रोक दिया है। आपने टेम्परेचर को क्या किया है, रोक दिया है। और ये ओवरऑल आपकी जो स्टेज है ये क्या है, मीसोफिलिक फेज है या मीसोफिलिक स्टेज है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपलर थिंग्स मौजूद हैं आपके वेस्ट के अंदर, वो तो आपकी इसी फेज के दौरान जो है उनकी डिकम्पोजिशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं क्या करता हूं कि जनाब उसके बाद हम टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और हम टेम्परेचर को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा सकते हैं। तो लेट सपोज कि मैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लेके जा रहा यहां तक, मैक्सिमम जो मेरे पास अवेलेबल था 75, मैंने टेम्परेचर को वहां तक लेके चला गया। अब ये ओवरऑल जो फेज है कि जिसमें टेम्परेचर आपका फॉल कर रहा है अप टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फेज जो है आपकी थर्मोफिलिक फेज है। यानी जो डिफरेंस है बिटवीन द मीसोफिलिक एंड द थर्मोफिलिक इज ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली ये टेम्परेचर का डिफरेंस है कि जनाब दोनों आपकी जो स्टेजेस हैं वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। अब सवाल ये है कि जनाब ये जो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है इसकी वजह से क्या हो सकता है या क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग द थर्मोफिलिक फेज, ड्यूरिंग द थर्मोफिलिक फेज, ड्यूरिंग द थर्मोफिलिक फेज द complex organics decomposes, या यूं भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस थर्मोफिलिक फेज द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स टेक्स प्लेस। कि आपके वेस्ट के अंदर जो है वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस मौजूद हैं, वो डिकम्पोज कहां पे हो रहे हैं, कौन सी स्टेज में हो रहे हैं, इन द सेकंड स्टेज, इन द सेकंड फेज व्हिच इज द थर्मोफिलिक फेज। ऐसा क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स यहां पे जाके डिकम्पोज हो रहे हैं। जनाब सिंपल सी बात है कि आपके इस थर्मोफिलिक फेज के अंदर जो है आपकी जो टेम्परेचर है उसको आपने इंक्रीज कर लिया है। तो इट इज द बेसिकली टेम्परेचर, इट इज द बेसिकली इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कि आपने इंक्रीज किया और उसके नतीजे में आपकी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल रहती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स लाइक किस किस्म की चीजें जनाब, बेशुमार आपके पास मौजूद हैं। जैसे कि हम बात करते हैं
क्या नाम है इसका, सेल्यूलोज का कॉम्प्लेक्स है, ये भी डिकम्पोज हो जाता है इसी थर्मोफिलिक फेज के दौरान। जैसे कि हम बात करते हैं लिग्निन का, ये भी डिकम्पोज हो जाता है इसी फेज के दौरान। जैसे कि हम बात करते हैं हेमीसेल्यूलोसिस का, ये भी डिकम्पोज हो जाता है इसी प्रोसेस के, इसी स्टेज के दौरान। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स, इवन द प्रोटीन्स, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, even the proteins, even the breakdown of proteins takes place during this particular thermophilic phase, during this particular thermophilic phase। तो आपकी जो complex चीजें हैं वो decompose हो रही हैं in the second phase, which is the thermophilic phase, and it is the basically temperature which is basically carrying out the decomposition of complex organics। एक बात होगी, दो बातें होगी। अब पहली फेज में हमने ये कहा था कि जो डिकम्पोजिशन है बेसिकली दैट इज कैरिड आउट बाय द मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स या मीसोफिलिक बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो जनाब यहाँ पे इस फेज के अंदर जैसे ही आप टेम्परेचर को, डियर स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, कि जैसे ही टेम्परेचर आपका 40 डिग्री को एक्सीड करता है, 40 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, 41 पे चला गया, 45 पे चला गया, 50 पे चला गया या अप टू 75 चला गया, तो जैसे ही टेम्परेचर 40 से ऊपर जाएगा तो आपके मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मीसोफिलिक बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं, मीसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, वो डिकम्पोजिशन करने के काबिल नहीं रहते। क्यों काबिल नहीं रहते? क्योंकि वो 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन को कंटिन्यू नहीं रख पाते। आई रिपीट, वो डिकम्पोजिशन को कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो लिहाजा जैसे ही 40 से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो आपके थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे टेक ओवर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिकम्पोज सर्टेन थिंग्स। जनाब थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 40 से ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो 40 से ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ही अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो 40 से ज्यादा टेम्परेचर पे ही आपके डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली आपकी फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है जो डिकम्पोजिशन हो रही है दैट इज डन बाय द मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, और जो सेकंड स्टेज में हो रही होती है that is done by the thermophilic organisms। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी थर्मोफिलिक फेज में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स सारे के सारे डिकम्पोज हो गए तो उसके बाद आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप टेम्परेचर को ग्रेजुअली क्या करते हैं, आप टेम्परेचर को ग्रेजुअली क्या करते हैं, डिक्लाइन करने की कोशिश करते हैं, आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, मैंने यहाँ पे अगेन 40 डिग्री पे आके रोक दिया है, अगेन मैंने 40 डिग्री पे आके टेम्परेचर को रोक दिया है। रोकने की वजह क्या है जनाब? जब थर्मोफिलिक फेज के अंदर या थर्मोफिलिक फेज के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को डिक्लाइन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली डिक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर जब 40 डिग्री से नीचे आएगा, 40 डिग्री से नीचे आएगा तो अगेन द मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स विल टेक ओवर। दोबारा से कौन एक्टिवेट हो जाएगा, कौन टेक ओवर कर लेगा? मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स टेक ओवर कर लेंगे। द थर्मोफिलिक एनवायरनमेंट विल बी रिप्लेस्ड, द थर्मोफिलिक एनवायरनमेंट, द थर्मोफिलिक स्टेज विल अगेन बी रिप्लेस्ड बाय द मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। और मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स क्या करें? बाय द वे आप टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता क्या करते रहते हैं, इसको ड्रॉप करते रहते हैं और आप आ जाते हैं दोबारा से 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कुछ वक्त तक के लिए आप 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस तक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं फॉर द सेक ऑफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, अगर
कोई ऐसी चीज जो कि आपके थर्मोफिलिक में डिकम्पोज ना हुई हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हो जिनकी ब्रेकडाउन अभी ना हुई हो, तो उनकी ब्रेकडाउन जो है वो आपके मीसोफिलिक ऑर्गेनिज्म दोबारा से उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको वो डिकम्पोज करने की सलाहियत में आ जाते हैं और उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आके ये जो फाइनल स्टेज है, मैचुरेशन इज ऑल अबाउट कि इसमें आप टेम्परेचर को डिक्लाइन कर रहे हैं, और डिक्लाइन करने के बाद आपका यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है, आई रिपीट, जो एंड प्रोडक्ट है कंपोस्टिंग के प्रोसेस की, एंड प्रोडक्ट है वो कंपोस्ट की शक्ल में आपको तैयार मिल जाती है। इसीलिए तो इसका नाम है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन से मुराद क्या है कि जनाब इसमें डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाती है, और डिकम्पोजिशन कंप्लीट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस था, उसके नतीजे में आप कंपोस्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी आपके पास वेस्ट था, आपके पास वेजिटेबल वेस्ट था, आपके पास प्लांट वेस्ट था, आपके पास एग्रीकल्चरल वेस्ट था, आपके पास एनिमल डंग थी, आपके पास पोल्ट्री डंग थी, लेकिन उस तमाम चीजों को आपने अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर जनाब? कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी जो चीज आपने बनाई वो क्या बनाई जनाब? कंपोस्ट बनाई। अब ये कंपोस्ट क्या है, इसके क्या क्या फवायद हैं, इसके ऊपर हमारी थोड़ी देर के बाद बात होगी इंशाअल्लाह। लेकिन अभी जरा ये लिख लें जो हमने कहा शुरू में डेफिनेशन के अंदर भी कि जनाब ये ओवरऑल जो आपका तरीकाकार है, ओवरऑल जो प्रोसेस है दैट इज डन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। तो बाबा कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि कंपोस्टिंग के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं? तो लिहाजा आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं। हेडिंग के तौर पे आप लिख सकते हैं कि जनाब द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। आई रिपीट, द ऑर्गेनिज्म involved in the process of composting. Organisms involved in the process of composting. Dear students, हमारे पास एक वैरायटी मौजूद है रिगार्डिंग दी बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, we have the bacterias, number one, कि जनाब हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के दौरान। और बाय द वे दोनों तरह के बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद हैं, मीसोफिलिक भी मौजूद हैं और थर्मोफिलिक भी मौजूद हैं। मीसोफिलिक भी मौजूद हैं और थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जैसे हम एक स्पीशी है, क्या कहते हैं उसको, नाम बैसिलस ब्रेविस है। बैसिलस ब्रेविस है, ये आपकी इस्तेमाल होती है। जैसे कि बैसिलस सबटिलिस है, ये आपकी इस्तेमाल होती है। मैं ऐसे करता हूं, ये जो नाम है आपके इन ऑर्गेनिजम्स के, ये मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। सबसे पहले मैंने कहा कि मेनली वी हैव द बैक्टीरिया, राइट? बैक्टीरियाज में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, मैंने कहा कि बैसिलस को कंप्लीट भी लिखा जा सकता है, डॉट से भी लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। मैं कंप्लीट लिख देता हूं। बैसिलस ब्रेविस है, जैसे ब्रेविस, इसी तरीके से बैसिलस सबटिलिस या आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। और इसके अलावा ना सिर्फ बैक्टीरिया है हमारे पास एक्टिनोमाइसीट्स भी अवेलेबल हैं। एक्टिनोमाइसीट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्टिनोमाइसीट्स। बाय द वे ये जो एक्टिनोमाइसीट्स है ना, इनका बड़ा अहम किरदार होता है इन द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स। ये जो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन वगैरह है, काइटिन वगैरह है, ये तमाम चीजें डिकम्पोज करने में आपके एक्टिनोमाइसीट्स प्ले सेंट्रल रोल। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जनाब, बाय द वे ये एक्टिनोमाइसीट्स जो हैं ये भी एक किस्म के बैक्टीरियाज ही होते हैं। इनको हम बायो की जुबान में हम कहते हैं कि दे आर द फिलामेंटस बेसिकली बैक्टीरियाज ना, ठीक है। वो फिलामेंटस बैक्टीरियाज अब क्या है, छोड़ दें अब उसको, पर इनकी रिजेम्बलेंस होती है काफी उसके साथ, अपना फंजाई के साथ इनकी काफी रिजेम्बलेंस रहती है। तो लिहाजा ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिनोबाइफिडा है, फॉर एग्जांपल एक्टिनोबाइफिडा बाइफिडा क्रोमोजेना, फिदा साहब, एक्टिनोबाइफिडा क्रोमोजेना। नाम मुश्किल तो नहीं लग रहे? नहीं लगने चाहिए, बहुत आसान नाम बता रहा हूं आपको। और भी है इसकी, माइक्रोबायोस्पोरा भी है। ये आपके पास मौजूद हैं जी, इसकी आपके पास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वी हैव द फंगल स्पीशीज एज वेल। फंजाई की आपके पास स्पीशीज मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। नंबर 3 में लिख देता हूं, जैसे फंजाई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या कहते हैं उसका नाम, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमिकोला ग्रीजी है, सॉरी इट्स ह्यूमिकोला ग्रीजी। सो हमारे पास एक वैरायटी मौजूद है जनाब ऑर्गेनिजम्स की, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग या टू मेक कंपोस्ट। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स बात को आगे बढ़ाऊंगा, हाँ, इसके अलावा ये जो मैंने 3 बताए, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स एंड बैक्टीरिया, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं प्रोटोजोन्स आपके इस्तेमाल होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। न सिर्फ प्रोटोजोन्स इस्तेमाल होते हैं बल्कि आप रोटीफर्स को भी लिख सकते हैं। रोटीफर्स जो हैं उनको भी आप इस्तेमाल करते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। इसके अलावा ये तो हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा वर्म्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्म्स, ये पार्टिसिपेंट्स कुछ वेटिंग में हैं, ये कौन से लोग हैं, ये छोड़ के गए हैं या अभी ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, वर्म्स, जैसे अर्थ वर्म्स को आप इस्तेमाल, मैं लिख देता हूं सारे। अर्थ वर्म्स लिख लें स्पेसिफिक। तो हमारे पास एक वैरायटी, एक वेरिएशन मौजूद है जो इस्तेमाल करते हुए जो है आप कंपोस्ट कम अज कम जो है वो आप बना सकते हैं, आप कंपोस्ट जो है वो बना सकते हैं। ओके एडमिन, ओके, थैंक यू। अच्छा, अल्लाह भला करे आपका। अब ये तो हो गया कि अच्छा फेजेस देख ली, और फेजेस के साथ ही आपने क्या देख लिया जनाब कि अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक पर्टिकुलर कंपोस्ट। अब सवाल ये है कि जो कंपोस्ट आपने बनाया है ये आपके किस काम का है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके माशरे में बेशुमार किस्म का ऑर्गेनिक वेस्ट मौजूद है ना, ये तो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम अपने माशरे में अगर देखें तो हमारे माशरे में, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टनों के हिसाब से आपका एक दिन में आपकी प्रोडक्शन हो रही है इस वेस्ट की। तो इस वेस्ट को आप इस तरीके से ठिकाने लगा, न सिर्फ आप इसको ठिकाने लगाने में कामयाब हो रहे हैं बल्कि आप इससे सूदमंद चीज, एक फायदेमंद चीज जो है वो आप बनाने में कामयाब हो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कंपोस्ट,
अब ये कंपोस्ट क्या है, इसके क्या फायदे हैं डियर स्टूडेंट्स? कंपोस्ट जो है, it is a basically organic matter which has been decomposed and recycled as a fertilizer. देखिए, एज अ फर्टिलाइजर मैंने आपको पोल्यूशन जो है वो पढ़ाया, जीएसए में पढ़ाया, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लेंगे। हम देखते हैं कि जनाब ये जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं या ओवरऑल जो एग्रो केमिकल्स हैं, ये आपको बड़े बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपकी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एक्सेट्रा के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। तो बाबा ये जो कमर्शियल फर्टिलाइजर्स को आप ना इस्तेमाल करें, उसके बजाय आप इस कंपोस्ट को इस्तेमाल कर लें, और ये कंपोस्ट एज अ फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ये एक आपका एक यूं समझ लें कि बायो फर्टिलाइजर है, जिसके अंदर तमाम किस्म के जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी सॉइल की जरूरत है, जो आपके प्लांट्स की जरूरत है, जो आपकी क्रॉप्स की जरूरत है, वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद रहती हैं। तो लिहाजा जी नेचुरल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर जो मर्जी कह लें, एमन ज़हरा बच्चे, दोनों सही है। सो बेसिकली बायो कहना ज्यादा बेहतर है, वैसे मुनासिब है अगर मुनासिब समझें तो खैर मैंने ये अर्ज किया कि ये एक एज अ फर्टिलाइजर आप इसको इस्तेमाल कर सकते। क्यों एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ जल्दी जल्दी इसके चीदा बेनिफिट्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स, बेनिफिट नंबर 1 इज कि जनाब आपके इस कंपोस्ट के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, इसके अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि इट कैन इजीली इंप्रूव द कैपेसिटी द क्वालिटी ऑफ सॉइल, कि जनाब सॉइल की क्वालिटी को ये इनहांस करता है, सॉइल की क्वालिटी को ये मेंटेन करता है, सॉइल की क्वालिटी को ये बेहतर करता है। तो जब सॉइल की क्वालिटी को ये मेंटेन, इंप्रूव या बेहतर कर रहा है, तो इसी बुनियाद पे हम इस कंपोस्ट को एक और नाम से याद करते हैं। हम ये कहते हैं कि जनाब ये एक सॉइल कंडीशनर के तौर पे भी हम इसको कहते हैं। सॉइल एक तो है ना वो जो आप बालू के लिए इस्तेमाल करते हैं कंडीशनर, लेकिन ये सॉइल का कंडीशनर है। ये किसका कंडीशनर है? सॉइल का कंडीशनर है। क्यों इसको सॉइल का कंडीशनर कह रहे हैं? बिकॉज इट हैज द ability to improve the quality of soil, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स नंबर 2 इसके साथ ही लिखेंगे कि जनाब अब सॉइल की क्वालिटी को क्यों इंप्रूव करता है? ओ भाई इसलिए इंप्रूव करता है बिकॉज इट कंटेन्स द वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट। इसके अंदर आपके एक वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं, एंड दोज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, दोज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स, यानी कि सॉइल को भी मेंटेन कर रहा है, और इसके साथ साथ उस सॉइल पे आपकी पैदा होने वाली जो क्रॉप्स हैं, उस सॉइल पे जो प्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी बेहतरी जो है वो ये ला सकता है। हैदर अली बच्चे क्या पूछना चाह रहे हैं? ये कौन सा कंपोस्ट है? मतलब कंपोस्ट इटसेल्फ इसका नाम है बच्चे। मैंने इसको कहा बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी आप इसको कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एज अ फर्टिलाइजर ही आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। हैदर हैदर अली कौन से नेम्स? हैदर मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हैं कहीं पे। कौन से नेम्स हैदर? हैदर थोड़ा जल्दी करें, मैं आपकी वजह से रुक गया हूं। कौन से नेम्स?
ओ कम ऑन हैदर, हैदर लुक मेरी बात सुनो, ये जो मैंने नाम लिखवाए हैं ना बच्चे, हैदर, हैदर मैंने जो नाम लिखवाए हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप इस्तेमाल करके कंपोस्ट बनाते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस जो है यानी कि डीकंपोजिशन जो है उसको कैरी आउट करते हैं। वो कंपोस्ट तो नहीं है, इनकी मदद से कंपोस्ट बना है। आई एम होपिंग सो कि मैं आपको ठीक रीड कर पाया हूं और मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। ओके, कमाल हो गया हैदर। हैदर कहां पे हो? आपको ज्यादा नींद चढ़ गई आज, क्या हो गया? हैदर आंखें खोलो, दिमाग खोलो, क्या हो गया? कहां पे हो? जाग जाओ, 12 हो गए, 1 बज गया है, जाग जाओ। अच्छा चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो खैर मैंने अर्ज किया कि जनाब आपका ये जो कंपोस्ट है इट हैज द एबिलिटी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, और इसी बुनियाद पे आप इसको सॉइल कंडीशनर के नाम से भी याद करते हैं। दूसरी बात मैंने ये कही कि जनाब इस कंपोस्ट के अंदर इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स एटसेट्रा। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ना सिर्फ सॉइल की नरिशमेंट कर रहा है बल्कि आपके क्रॉप्स जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ को भी फैसिलिटेट कर रहा है, उनकी ग्रोथ को भी इंप्रूव कर रहा है, उनकी ग्रोथ को भी इंक्रीज करने में अहम किरदार अदा करता है। क्यों? अब भाई इसलिए कि इस कंपोस्ट के अंदर जो है वो फास्फोरस मौजूद होती है जो कि आपकी प्लांट्स या फसलों की जरूरत है। भाई आपका जो कमर्शियल फर्टिलाइजर है उसके अंदर भी तो इसी तरह की चीजें ही होती है ना भाई। क्यों? फास्फोरस इसके अंदर भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन इसके अंदर भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। सो ये क्या है? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी रहते हैं, जरूरी रहते हैं। तो आपको इसके अंदर अगर ये चीजें मिल रही हैं तो व्हाई यू पीपल आर यूजिंग द कमर्शियल फर्टिलाइजर्स? क्यों नहीं आप शिफ्ट कर रहे ओवरऑल सिस्टम को जनाब टुवर्ड्स द बायो फर्टिलाइजर्स, जो आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। न सिर्फ पोटाशियम, न सिर्फ फास्फोरस, न सिर्फ नाइट्रोजन, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद रहते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है वो आपको जिंक मिलता है, जैसे कि इसके अंदर जो है आपको कॉपर मिलता है, जैसे कि इसके अंदर आपको आयरन मिलता है, जैसे कि इसके अंदर आपको मैंगनीज जैसी चीज भी मिलती है। 4 मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए, मैंगनीज बताया, जिंक बताया, कॉपर बताया और आयरन बताया। 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए। डियर स्टूडेंट्स ये जो 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, इन 4 की मौजूदगी की वजह से प्लांट्स का डिफेंस सिस्टम जो है बड़ा मजबूत हो जाता है। डिफेंस सिस्टम से मुराद क्या है कि जनाब वो अपने आप को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अपने आप को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं? और भाई प्लांट डिजीज से बचा सकते हैं, अपने आप को मुख्तलिफ की वजह से, यानी कॉपर, जिंक, मैंगनीज की मौजूदगी की वजह से आपके इंसेक्ट्स के अटैक्स जो हैं वो बेसिकली उसको रोका जा सकता है। यानी प्लांट्स ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं, प्लांट्स ज्यादा इफेक्टिवली अपने आप को मुख्तलिफ इंसेक्ट से बचा सकते हैं, मुख्तलिफ पेस्ट वगैरह से बचा सकते हैं। ना सिर्फ ये डियर स्टूडेंट्स, आपके
ये जो कंपोस्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। आपकी जो सॉइल की रिटेंशन कैपेसिटी है उसको ये इंप्रूव करता है, उसको ये इंक्रीज करता है। भाई कौन सी रिटेंशन कैपेसिटी? और भाई किसी चीज की रिटेंशन कैपेसिटी बहुत आसान है, बहुत आसान है। रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ एयर, retention capacity of a moisture and retention capacity of a nutrients। और यही तीन चीजें तो हैं जो आपकी सॉइल की हेल्थ के लिए जरूरी हैं। यही तीन चीजों तो हैं जो सॉइल की अपनी मेंटेनेंस के लिए दरकार होती हैं। तो लिहाजा ये सॉइल को मदद फराहम करता है, सॉइल को क्या करता है? मदद फराहम करता है, ताकि वो अपने अंदर ज्यादा देर तक न्यूट्रिएंट्स को रिटेन रख सके, ताकि वो अपने अंदर ज्यादा देर तक मॉइस्चर को रिटेन रख सके, ताकि वो अपने अंदर ज्यादा देर तक एयर वगैरह जितनी उसको नीड है उसको वो क्या कर सके? रख सके। तो इन तीनों चीजों की जब रिटेंशन कैपेसिटी इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से आपकी सॉइल जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली जो है आपकी मेंटेन रहती है, और फिर उसके ऊपर आपकी मौजूद जो फसलें वगैरह होती हैं वो भी बहुत आसानी के साथ ग्रो होती हैं। सो लिहाजा कंपोस्टिंग की मदद से एक तो आपने वेस्ट को मैनेज कर लिया, दूसरा आपने जाते जाते इससे कंपोस्ट बना के इसको भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब सवाल ये है कि जनाब कंपोस्ट बनाते किस तरीके से हैं? डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को गौर से सुनने समझने की कोशिश करनी है आपने। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास वैरायटी ऑफ मेथडोलॉजीज मौजूद हैं टू मेक कंपोस्ट। आपके पास वैरायटी ऑफ मेथडोलॉजीज मौजूद हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, जिसमें आपके पास ट्रेडिशनल मेथड्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट भी दुनिया में इस वक्त आ चुका है। पाकिस्तान में नहीं पहुंचा अभी तक क्योंकि हमारे पास खरीदने के पैसे नहीं हैं, और यूरोप में मौजूद है। तो कंपोस्ट बनाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स भी मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी भी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। अब वो जो मेथड जो पाकिस्तान में कुछ जगहों पे अप्लाई होते हैं, कुछ लोग अपने घरों में जो है वो कंपोस्ट, आई एम होपिंग सो कि आपने भी कोई एक आध ऐसा जरूर होगा कि जिसने कभी में भी जो है वो कंपोस्ट घर में बनाया हो। तो जनाब कैसे बनाते? वी डू। मशाल आरिफुल्लाह कह रही हैं कि वी डू। ग्रेट, जबरदस्त। मुझे यकीन है क्योंकि आपके पंजाब और सिंध में कुछ जगहों पे कुछ लोग जो इंतहाई दानिशमंद और अक्लमंद लोग हैं, मशाल आरिफुल्लाह बहुत खुश होंगी कि मैं दानिशमंद हो गई हूं। तो खैर ऐसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब उन मेथड्स में से एक मेथड जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो हम कौन सा मेथड अभी डिस्कस करेंगे? मैंने कहा देयर आर द वैरायटी ऑफ मेथड्स, राइट? तो बेशुमार मेथड्स हैं और हर एक का तरीकाकार मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे मैं एक मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं एंड दैट मेथड इज, अब यही तो बात है ना, उसामा बशीर के फर्टिलाइजर के तौर पे गांव में तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन देखो ना वेस्ट सबसे ज्यादा शहरों में है, वो सारा नालों में पड़ा हुआ है, वो सारा जनाब इसी तरीके से जाया हो रहा है। तो कोई भी देखने वाला, इस पे तवज्जो देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। तो चलें, कोई बात नहीं जी, आप में से कोई उठेगा मर्द मुजाहिद जो इस पे काम करेगा। मुझे एक थोड़ा सा वक्त दे दे, वो जो है वो ये जो क्या कहते हैं इसको, अपना ये जो डस्टर है वो थोड़ा सा दूर पड़ा है, मैं जरा उसको उठा के ले आऊं, ठीक है? अब जो है हम लोगों ने एक मेथड पढ़ना है, डिस्कस करना है कि कंपोस्ट आपने किस तरीके से बनाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो मेथड आपको बताने वाला हूं, जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंदौर मेथड। इंदौर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इंदौर से मुराद यहाँ पे
शहर है, ये इंडिया का शहर है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये उसका शहर है। क्यों इस मेथड का नाम इंदौर मेथड है? क्योंकि ये मेथड सबसे पहले आपके इंडिया के शहर इंदौर में ही डेवलप हुआ था, इंदौर में ही डेवलप हुआ था। और इसको डेवलप करने वाले जो साहिब थे, इसको डेवलप करने वाले जो मोहतरम थे, उनका नाम जो है वो हॉवर्ड था, हॉवर्ड एंड वैड, हॉवर्ड एंड वैड। मैं लिख देता हूं चैट बॉक्स में, हॉवर्ड एंड वैड, हॉवर्ड एंड वैड, ये दो लोग थे जिन्होंने इस मेथड को क्या किया था, डेवलप किया था। इंडिया में कोई साइंटिफिक उनका कोई इंस्टीट्यूट था, वहां पे ये बेसिकली रिसर्च कर रहे थे, तो वहां पे इन्होंने क्या कर लिया जनाब, इस मेथड को डेवलप किया था। अब ये इंदौर मेथड क्या है, इंदौर मेथड क्या है? इसी तरीके से अमन ज़ारा कह रही हैं सर बायोगैस प्लांट्स भी कंपोस्टिंग में आते हैं? नहीं आते अमन ज़हरा, बायोगैस जो है वो ठीक है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, वो भी एक बायोफ्यूल है, लेकिन वो इसमें नहीं आता, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे डियर स्टूडेंट्स। अब सबसे पहली चीज हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इंदौर मेथड, इंदौर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज आपको जरूरत है दैट इज द पेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पेट। यहां पे क्यों ना बना लो थोड़ा सा और जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिट। डियर स्टूडेंट्स, ये पिट जो है, कोई कोई नाम इसका इंग्लिश में पिट है, आप लोग देसी जुबान में भी कुछ लोगों को समझ आती हो, कुछ को ना समझ आती हो, लेकिन मैं वर्ड कहूंगा तो आप अपनी इलाकाई जुबानों में समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर औकात वो जो आप जानवरों के लिए चारा वगैरह डालते हैं, आपके किसान जो हैं वो अक्सर औकात है ना, चार दीवारों में मुश्तमिल एक छोटी सी वो बनाते हैं फैसिलिटी, जिसको पंजाबी में तो खुरली कहते हैं, मुझे पता है, मुझे नहीं पता आपकी जुबानों में क्या कहते हैं उसको। आई एम होपिंग सो कि आपको आइडिया हो रहा है। वर्ड खुरली मैंने यूज कर दिया, पेपर में मत लिखना खुरली, खुदा का वास्ता है, पेपर में पिट लिखना, पेपर में पिट लिखना, पेपर में पिट लिखना, PIT पिट, PIT पिट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने पिट को कंस्ट्रक्ट करना होता है, और पिट इज अ बेसिकली कंटेंट फैसिलिटी जो आप खुद डेवलप करते हैं, आप खुद बनाते हैं, चार दीवारें लगा के, चार दीवारें लगा के आपने पिट को कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब ये जो पिट है जो कंस्ट्रक्ट करनी है, जमीन के ऊपर आपने चार दीवारें लगानी है ना बाबा, जमीन के ऊपर चार दीवारें लगानी है, तो भाई ये जो पिट है इसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया मौजूद है। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि जनाब इस पिट की अकॉर्डिंग टू, अगर ये इंदौर मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक, बाय द वे ये जो पिट कंस्ट्रक्शन का क्राइटेरिया वगैरह है, चीजें जो है ये मेथड टू मेथड वेरी करती हैं, तो ऐसा नहीं करना कि अच्छा अभी मशाल जो है वो क्योंकि बना चुकी है, तो मशाल ने अगर ये मेथड ना इस्तेमाल किया हुआ तो मशाल को लगेगा कि नहीं हमने तो ऐसे नहीं किया था। तो मशाल में जिक्र कर दूं कि आपके पास एक वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, तो अगर आप ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से चीजों को चलाते हैं। तो खैर क्या है कि सबसे पहले अगर इस पिट की डेप्थ की बात करूं, गहराई जो है इसकी वो कितनी होनी चाहिए, तो डियर स्टूडेंट्स आपकी इस पिट की जो गहराई है वो 2 से 3 फीट तक होनी चाहिए। गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 फीट तक होनी चाहिए। मैं दोबारा से अर्ज करता हूं कि इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 फीट तक होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी है, कोशिश क्या, आपने इंश्योर करना होता है कि इसकी जो गहराई है वो 3 फीट से ज्यादा ना हो। 3 फीट से ज्यादा गहराई एक्सेप्टेबल नहीं है इन दी इंदौर मेथड। तो गहराई वाला मामला हो गया, डेप्थ वाला मामला हो गया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी ब्रेथ की बात कर ली जाए, अगर इसकी चौड़ाई की बात कर ली जाए, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी चौड़ाई जो रहती है दैट रिमेन्स
अप टू 6 to 8 फीट। 6 to 8 फीट इसकी ब्रेथ रहेगी, इसकी चौड़ाई रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर इसकी लेंथ की बात कर ली जाए, इसकी लंबाई की बात कर ली जाए, तो जनाब लंबाई के लिए आपके पास एक खुली चॉइस है। वैसे कम से कम 10 फीट तो होनी ही चाहिए कम से कम, लेकिन अगर आप अपनी नीड के मुताबिक, आपके पास बहुत ज्यादा वेस्ट है और आप एक ज्यादा स्केल के ऊपर कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो जनाब आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस मर्जी तरीके से लंबाई को बढ़ाते चले जाएं। 10 फीट रख लें, 10 मीटर रख लें, आप पे है। तो लिहाजा लंबाई को लेके कोई रोकथाम नहीं है, कोई इसके ऊपर आपकी कदगन नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं करना। सो ये तीन चीजें होगी। डेप्थ होगी 2 से 3 फीट बट नॉट मोर देन 3 फीट। ब्रेथ होगी 6 to 8 फीट। लेंथ होगी 10 फीट और मोर एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये आपने सबसे पहले क्या किया डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने एक पिट को बना लिया, यानी कि आपने एक खुरली को बना लिया। तो जनाब जब आपने इसको बना लिया तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? क्योंकि मैंने कहा कंपोस्ट बनाना है, तो मैंने पहले जिक्र किया कि जनाब प्लांट्स मटेरियल वगैरह इस्तेमाल हो सकता है। तो अब आप रॉ मटेरियल के तौर पे जो चीजें इस्तेमाल होनी है इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वो लिखें। रॉ मटेरियल्स के तौर पे आपके पास क्या क्या मौजूद होना चाहिए? और भाई जैसे कि मिक्स ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं आप, रॉ मटेरियल के तौर पे मौजूद होना चाहिए। जैसे कि बेशुमार हैं आपके पास ऑप्शन, लीव्स हैं बेशुमार। हाँ जी, ये वुड, ये क्या है? रॉ मटेरियल्स आपको दरकार होते हैं, रॉ मटेरियल्स आपको दरकार होते हैं। सो बेसिकली ये मिक्स ऑफ प्लांट रेजिड्यूज, वीड्स, शुगर कैन लीव्स, इवन ग्रास, जो घास है, घास है, घास है, जो ग्रास है, ये भी आपको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है और जरूरत होती है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आपको एनिमल डंग की जरूरत पड़ती है। एनिमल डंग, चाहे काऊ का डंग हो, चाहे बफलो का डंग हो, एटसेट्रा, लेकिन वो एनिमल डंग हो। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, वुड एशेज, यहां पे लिख दिया मैंने, वुड एशेज की जरूरत भी आपको पड़ती है। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल के तौर पे आपको पानी की जरूरत पड़ती है। मैंने H2O लिख दिया, आई होप समझ जाएंगे। H2O पानी की जरूरत है एज अ रॉ मटेरियल, और ना सिर्फ पानी की जरूरत है जनाब, पानी के साथ साथ एक और चीज की आपको एज अ रॉ मटेरियल जरूरत पड़ती है, एंड दैट एक और चीज इज द यूरिन सोक्ड मड। I repeat, urine soaked mud. I repeat. अब भी अगर किसी ने पूछा ना सर प्लीज रिपीट, तो गुस्सा चढ़ेगा फिर। I repeat, urine soaked mud. I repeat, urine soaked mud. तो जनाब ये रॉ मटेरियल्स आपको दरकार होते हैं। दोनों चीजें आ गई आपके पास। आपने सक्सेसफुली पिच को भी बना लिया व्हाइल फॉलोइंग अ सर्टेन क्राइटेरिया, और उसके बाद आपने जी रॉ मटेरियल्स को भी मैनेज कर लिया, अरेंज कर लिया। अब आप क्या करेंगे? अल्लाह भला करे डियर स्टूडेंट्स, आपने जो पिच बनाई है, आपने यहां पे जो पिच बनाई है, आप इसकी फिलिंग करेंगे। करेंगे जनाब, इसकी फिलिंग ऐड किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर मटेरियल को फेंक दिया जाएगा, यानी कि इसके अंदर मटेरियल को डाल दिया जाएगा। अब अल्लाह आपका भला करे डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिलिंग है पिट की जनाब, इंडोर मेथड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जनाब ये जो फिलिंग करते हुए जब आप पिट की फिलिंग करते हैं जिसकी गहराई 3 फुट से ज्यादा नहीं है, तो जनाब उसके दौरान भी आपने एक क्राइटेरिया जो है उसको मद्देनजर रखना होता है। आपने एक क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करना होता है। वो क्राइटेरिया
क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने 3 चीजों को ले लेना है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1, हमारे पास ड्राई वेस्ट होना चाहिए, ड्राई वेस्ट होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास जो है वो कैटल डंग होना चाहिए, कैटल डंग होना चाहिए। नंबर 3, हमारे पास जो है वो सॉइल मौजूद होनी चाहिए। 3 चीजें, ड्राई वेस्ट, कैटल डंग और सॉइल। तो आप क्या करते हैं, इन 3 चीजों को लेकर आप इन 3 चीजों को मिक्स कर देते हैं। इन 3 चीजों को क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स? इन 3 चीजों को मिक्स कर देते हैं। लेकिन क्या है, अब सवाल है कि इनकी क्वांटिटी जो है वो कितनी ली जाती है? जनाब, आपने प्रॉपर रेशो जो है इन तीनों की वो मेंटेन रखनी होती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं तो ये तीनों चीजें 4:2:1 के हिसाब से आप लेते हैं। 4 is for the dry waste, 2 is for the cattle dung, 1 is for the soil. 1 is for the soil. So आपने 4:2:1 के हिसाब से इन 3 चीजों को लिया, इन 3 चीजों का एक मजमुआ ले लिया, आपने इनको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इन तीनों चीजों के मिक्सचर को आपने इस पिट के अंदर क्या करना है, स्प्रेड कर देना है। लेट्स से मैं ये लाइन लगा देता हूं, एक तो पता नहीं क्या मसला है, मार्कर ही नहीं काम कर रहे, लगता है मुझे अपने बैग से ही मार्कर निकालने पड़ेंगे, है जी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जनाब, अल्लाह आपका भला करे। डियर स्टूडेंट्स, तीनों चीजों को आपने ले लिया, और इन तीनों चीजों को यहाँ पे, ये जो ब्लैक लाइन में लगा रहा हूं, इन तीनों चीजों को यहाँ पे इस तरीके से आपने स्प्रेड कर दिया। आपने तीनों चीजों को स्प्रेड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स सवाल ये है कि स्प्रेड तो आपने कर दिया, लेकिन ये जो लेयर है, ये जो इसकी आपने जी स्प्रेडिंग की है इन तीनों चीजों के मिक्सचर से, इसकी जो टोटल मोटाई है, इसकी जो टोटल थिकनेस है, वो कितनी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स? दिस लेयर शुड बी अप टू 2 इंचेस ओनली। सिर्फ 2 इंच की लेयर आपने बनानी होती है। कितनी लेयर बनानी होती है? सिर्फ 2 इंच पे मुश्तमिल एक लेयर आपने बनानी होती है, स्प्रेड करनी होती है। और 2 इंच की लेयर के अंदर क्या है? ड्राई वेस्ट है। 2 इंच की लेयर के अंदर क्या है? सॉइल है। 2 इंच की लेयर के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसके अंदर कैटल डंग है। और इनकी रेशियोज कितनी है? 4:2:1। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने एक लेयर को जब सक्सेसफुली स्प्रेड कर लिया, तो उसके बाद आप बड़ी मजे के साथ, सुकून के साथ क्या करते हैं जनाब? आप इसके ऊपर जो है पानी से स्प्रे करते हैं। स्प्रिंकलर में छोटे छोटे डॉट्स डालने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे आपको नजर आ रहे हो, छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा जनाब, ये जो मैंने डॉट्स डाले, ये बेसिकली क्या है कि जनाब स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, स्प्रिंकलिंग भी लिख सकते हैं, स्प्रे भी लिख सकते हैं। आप तो जो लफ्ज पसंद है वो लिखो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन लिखो कि आप जनाब यहाँ पे पानी को क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं ओवर दिस पर्टिकुलर मटेरियल, ओवर दिस पर्टिकुलर लेयर। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जब आपने यहाँ पे पानी को स्प्रिंकल भी कर लिया, जब आपने पानी को स्प्रिंकल भी कर लिया, तो आप क्या करते हैं जनाब? इस लेयर के अंदर, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर जो है वो स्प्रेड की जाएगी। ये मैं ब्लू लाइन अब वो इस्तेमाल कर रहा हूं। एक और लेयर जो है आप इस्तेमाल करेंगे, एक और लेयर आप स्प्रेड करेंगे। और ये जो इस वक्त आप एक और लेयर है डियर स्टूडेंट्स आप ने बनाई ना, आपने स्प्रेड की ना, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, अगर आप ग्राउंड लेवल से देखें, अगर आप ग्राउंड लेवल से देखें तो इसकी जो मोटाई है
1 फुट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहली लेयर से ऊपर अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो फिर 10 इंच बनेगी इसकी मोटाई। अगर ग्राउंड सरफेस से आप देखें तो ये आपकी 1 फुट की लेयर बनेगी। एक और लेयर बना दी। अब सवाल ये है कि ये लेयर है किस चीज की? अब भाई वही चीजें हैं ना जो रॉ मटेरियल के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे थे, प्लांट रेजिड्यूज, मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, वही आपका जो एनिमल डंग एटसेट्रा, वो जो भी अवेलेबल चीज है आपके पास जो एज अ वेस्ट मौजूद है और आप उसको इस्तेमाल करके कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, आप उसकी एक लेयर यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ऊपर एक और लेयर जो है वो लगाई जाती है, एक और लेयर का इजाफा किया जाता है। और इस बार जिस लेयर का इजाफा किया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसकी मोटाई के लिए कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी मोटाई जरूर होनी चाहिए कि आपका जो नीचे वाला मटेरियल है वो इसके अंदर छुप जाए, वो इसके जेरे साया आ जाए, जो इसके अंदर समा जाए, छुप जाए, नीचे हो जाए, नजर ना आ सके। अब सवाल ये है कि भाई तो इसको आप बेडिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेडिंग, BEDDING, बेडिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेडिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, क्या जी किस चीज की बेडिंग कर रहे हैं? ओ भाई, अभी हमने देखा था कि रॉ मटेरियल में वुड ऐश भी लिखा था, तो वुड ऐश जो है वो ली जाती है। अभी हमने देखा था कि यूरिन सोक्ड मड जो है वो हमने लिखी थी, यूरिन सोक्ड मड को उठा लिया जाता है। इन दोनों को मिक्स करके बेसिकली आप क्या करते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं, ऊपर से इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। और ये तीसरी लेयर सोहेल नवाज, ये तीसरी लेयर जो है ये बेडिंग है जो नीचे वाले मटेरियल्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बनाई जा रही है। और सोहेल नवाज इसके अंदर वुड एशेस को इस्तेमाल किया गया है, और सोहेल नवाज इसके अंदर यूरिन सोक्ड मड को इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब फिर आप क्या करते हैं? फिर आप इसको छोड़ देते हैं कि ठीक है हमने सारी चीजें इसके अंदर डाल दी, अब इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और आप इसको छोड़ देते हैं, आप इसको क्या करते हैं जनाब, छोड़ देते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और स्टेज आती है, दैट इज द टर्निंग। और टर्निंग से मुराद ऐसे ही है जैसे कि अमरीन जहांदाद साहिबा जो हैं, जैसे कि सोहेल नवाज साहब जो हैं, जैसे कि कोई और जो है, आप हांडी बनाते हैं ना, घर में हांडी बनाते हैं, वो चमचा हिलाना पड़ता है, वो साथ ना लग जाए जी हांडी साथ, वो टर्निंग वो हिलाते हैं जाके, ऐसा है कि स्टिनिंग करते हैं ऐसे। तो ये टर्निंग वही है कि आपको इस मटेरियल की भी टर्निंग की जरूरत पड़ती है, जो आप कितनी दफा करते हैं, 3 दफा करते हैं। 3 टाइम्स आपकी टर्निंग की जाती है। क्यों की जाती है 3 टाइम्स टर्निंग? और भाई क्योंकि ताकि आपकी आयरेशन मेंटेन रहे, ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, इसलिए आपने टर्निंग करनी होती है। अब टर्निंग 3 दफा, मैंने कहा 3 दफा करनी होती है। जो फर्स्ट टर्निंग है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्निंग आप करते हैं 10 to 15 डेज आफ्टर द फिलिंग ऑफ पिट। जैसे आज क्या तारीख है, आज 28 नवंबर है, तो अगर आज पिट को हम करें तो हम जी अगले महीने की 13-14 तारीख तक, 13-14 ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 12-13 तारीख तक आप पहली टर्निंग करेंगे। तो 10 to 15 डेज आफ्टर द फिलिंग ऑफ पिट पहली मर्तबा टर्निंग। जो दूसरी टर्निंग है दैट इज डन आफ्टर 15 डेज। अच्छा 15 डेज किसके? 15 डेज आफ्टर द फर्स्ट टर्निंग, यानी ओवरऑल 1 महीने के बाद कर रहे हैं, और फर्स्ट टर्निंग से 15 दिन के बाद आप दूसरी बार टर्न कर रहे होते हैं मटेरियल्स को। और फिर तीसरी टर्निंग जो है वो आप करते हैं कब? आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months ऑफ द सेकंड टर्निंग। ओवरऑल 3 महीने के बाद, और सेकंड टर्निंग से 2 महीने के बाद आप टर्निंग करते हैं। और फिर डियर स्टूडेंट्स 3 महीने के अंदर आपका ये कंपोस्ट जो है वो रेडी टू यूज होता है, इस्तेमाल के काबिल हो जाता है, आपकी चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं जनाब।
ये एक ट्रेडिशनल तरीकाकार है, लेकिन इसके ऊपर आपकी टेक्नोलॉजी और भी मेथड है, नदीप मेथड है, बेंगलोर मेथड है, बेशुमार मेथड्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरी जो बातें आपसे की, क्या मेरी बातों को आप समझ पाए हैं? आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं जनाब? जनाब पार्टिसिपेंट्स, और तुहानू समझ आ गई कुछ पल्ले पे आके ना? तारिक जमाल की कहना चाह रहे हो तुसी? बच्चे वाटर स्प्रिंकलिंग के बाद आमना स्प्रिंकलिंग के बाद आपने जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो कंपोस्ट बनाने के लिए, सपोज आपके पास शुगर कैन लीव्स हैं, वीड्स वगैरह हैं या ग्रास वगैरह है, ठीक है, तो उसकी लेयर आप बनाते हैं बेसिकली, ठीक। ओके ओके जी, ग्रेट हो गया जी, ग्रेट हो गया। ब्रेक चाहिए अब्दुल्ला सानी को, ब्रेक चाहिए। क्यों चाहिए ब्रेक भाई? बोर हो गए हो हैं? ठीक है, कर लो ब्रेक, कर लो ब्रेक। ठीक है ठीक है जी, नमाज पढ़ें जी, नमाज बड़ी जरूरी है जी। तहज्जुद वगैरह शुरू कर लें, मेहनत के बाद ये आखिरी अल्लाह ताला की जात ही है, वही कराती है CSS, तो लिहाजा नमाज जो है वो जरूरी पढ़ें, ठीक है, नमाज जरूरी पढ़े। अल्लाह से राबता आपका बड़ा मजबूत होना चाहिए। नमाज पढ़ने उसके बाद आते हैं जी, हाँ 1:15 हुए तो 1:30 तक शुरू करते हैं, 1:30 to 35 के दरमियान जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। नमाज पढ़ लें आप लोग, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। नहीं जी सोहेल यार मुश्किल हो जाती, को इस इंसिनरेशन प्लांट के अंदर डालते हैं, और इस इंसिनरेशन प्लांट के अंदर आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पे ले जाके तमाम के तमाम वेस्ट को जला देते हैं, तमाम के तमाम। बाय द वे इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, आपकी डिफरेंट स्टेजेस आपकी इसकी रहती हैं, या आपकी चीजें जो है वो स्टेज टू स्टेज या फेज टू फेज जो है वो कंबस्ट होती हैं, ठीक हो गया जनाब। सो आप जला देते हैं चीज को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वेस्ट को जला देते हैं। अब ये जो चीज मैंने यहाँ पे साथ में इसके साथ अटैच करने की कोशिश की है, चिमनी, इसमें ऐसा ही है कि इसके इंसिनरेशन प्लांट्स के साथ ही आपके वहां से एक चिमनी जो है वो आपकी अटैच होती है। अब इस चिमनी जो है ना, ये हमारे लिए खतरनाक है। देखिए जी, आपने हॉस्पिटल वेस्ट को जला लिया, आपने जो है वो जो भी डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट था या फैक्ट्रीज का वेस्ट था उसको जला लिया। वेस्ट तो आपका मैनेज हो गया, लेकिन यहां से इस चिमनी से जनाब मुख्तलिफ किस्म की गैसेस जो हैं, फ्लू गैसेस जो हैं, वो आपकी प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे कि CO2 प्रोड्यूस होती है, जैसे कि फ्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डाइऑक्सिन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस होते हैं। सो बेसिकली ये जो एस्पेक्ट है इंसिनरेशन का, ये आपका इतना ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इससे हाँ, आप सॉलिड वेस्ट तो मैनेज करने के काबिल हो गए, लेकिन इससे जो आपके ये पोल्यूटेंट्स की प्रोडक्शन हो रही है, ये आपके लिए सिचुएशन जो है वो एग्रावेट कर सकती है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है उसको एक्सीड कर सकती है। तो लिहाजा इन दिस केस ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। बट इन दिस केस के जहां पे आप सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर पा रहे हैं, ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। यूरोप में तो ठीक किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे कहीं से कोई मिसाल मिले, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं मिली कि जहां पे आप इस लेवल के ऊपर कि ये जो चिमनी के अंदर आप गैसेस वगैरह डाल रहे हैं, मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि भाई यहां पे आप एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को अगर इंस्टॉल कर दें, यहां पे अगर आप एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का इस पॉइंट के ऊपर इंस्टॉलमेंट अगर कर दें, तो ओवरऑल इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है, विच नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट।
और हमें पैसे लगाने की जरूरत है। यानी इंसिनरेशन प्लांट्स के अंदर भी मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, अल्टरेशंस की जा सकती हैं, ताकि यहां से जो गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हो रही हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, उनके अंदर रिडक्शंस की जा सके। ना सिर्फ आपकी ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो ऐश भी प्रोड्यूस होती है जो बेसिकली एयर क्वालिटी के लिए खतरनाक है। इसके साथ साथ आपकी हीट भी प्रोड्यूस होती है यहां से। बाय द वे अब देखिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। बाय द वे इस हीट को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हीट को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जनरेटर्स वगैरह चलाए जा सकते हैं। एक हॉस्पिटल की जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है उसको कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ नहीं, इंसिनरेशन प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं जी कुछ अस्पतालों के अंदर। ये हमारे साथ पिम्स अस्पताल है, इधर भी लगा हुआ है, शिफा इंटरनेशनल है उसके पास भी है। उनके जो फंक्शनैलिटी है, उनके जो काम है वो आपका उस पर सवालिया निशानात हैं काफी सारे। लेकिन चलो ओवरऑल हम कहते हैं कि चलो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, लेकिन इसको और ज्यादा इनहांस या इंप्रूव करने की जरूरत है। तो एज ए टेक्निक सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए ये तरीकाकार भी दुनिया में इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत कम हमने टॉपिक्स कवर किए हैं आज, बहुत ज्यादा कम टॉपिक, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ मेरा ख्याल है कहीं पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मसला है ये। वो बहुत पीछे हूँ, पिछले लेक्चर में भी आपके साथ जो जितना मुझे पढ़ाना था उतना नहीं पढ़ा पाया। आज भी मुझे लग रहा है, अभी मैंने घड़ी देखी है, मुझे याद है। सर इज जनरेशन सेम एज डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग? नहीं जी, नहीं आयशा रफीक, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसी तरीके से आगे मूव कर जाए, आगे बढ़े, इंसिनरेशन के बाद आगे बढ़े। और नंबर 4 पे मैंने लिखवाया हुआ आपको लैंडफिल्स लिखवाया हुआ है। जी जी उसामा बशीर, पता है मुझे बच्चे, मेरे पास पेज मौजूद है, उधर मैंने लिखा हुआ है कि आपके बैच के साथ मेरी फर्स्ट क्लास रिमेनिंग है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो खैर इसके बाद लैंडफिल लिख लिया आपने, नाम लिख लिया लैंडफिल का? ओके अब इसके साथ ब्रैकेट में करके लिखें कि दिस इज माय असाइनमेंट। ये आपने खुद करना है ये आपने खुद करना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू में दे देता हूं, परेशान नहीं होना। लैंडफिल इज जस्ट अबाउट कि आप जो जमीन में गड्ढे खोद के जो है वो तमाम के तमाम वेस्ट को जो है वो जेर जमीन जो है वो आप दफना देते हैं। अब ये इसमें जो चीजें देखनी है आपने, एक तो लैंड सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने देखना है कि जब आप लैंड को सिलेक्ट करते हैं लैंडफिल्स के लिए तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया देखा जाता है। जनरल चीजें होंगी जैसे कि आप देखते हैं जी कि थोड़ा सा अवे हो, एग्रीकल्चरल लैंड के करीब ना हो, वाटर बॉडी के किसी के करीब ना हो, इस तरह की जनरल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो वो देखना है। और नंबर 2 जो जिस तरह हमने देखा ना कि आपने जी पिच के फिलिंग की, तो आपके जो लैंडफिल्स हैं उनकी फिलिंग के भी डिफरेंट तरीकाकार हैं, वो वेरी करते हैं ऑन द टाइप ऑफ द बेसिकली पर्टिकुलर वेस्ट, कि आपके पास किस किस्म का वेस्ट है। जैसे कि ट्रेंच मेथड है, सेल मेथड है, एरिया मेथड है, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। समटाइम्स आप ये करते हैं कि आप जी गड़ा खोद के आप उसके अंदर जो है वेस्ट को डाल के ऊपर से सॉइल से कवर कर देते हैं, ठीक है। और समटाइम्स आप ये करते हैं कि आप लेयर्स की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट करते हैं वेस्ट को। आपने जी पहले वो गड़ा खोदा, लैंडफिल आपने खोदा, और उसके बाद आपने जी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने वेस्ट को फेंका, सॉइल से कवर किया, फिर प्लास्टिक शीट, फिर सॉइल से कवर किया, इस तरीके से, यानी लेयर्स की फॉर्म में। लेयर्स इट डिपेंड्स क्यों कर रहे हैं, इट विल वेरी अपॉन द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वेस्ट, कि वो कितना खतरनाक है। अगर ज्यादा खतरनाक है तो ऑब्वियसली वी विल गो विद द लेयरिंग, राइट। लेकिन अगर कम खतरनाक है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपने खुद करनी है। बाबा कर लोगे ना, कोई मसला तो नहीं है, कुछ तो खुद भी कर लो, और कुछ तो खुद भी कर लो। हम सारा कुछ तो करके देना मैं। हाँ ये बात भी सोचने जहन में ना आए आपके कि जनाब शायद हमारे साथ कोई जो है वो कोई सोतेला सलूक हो रहा है, ये किसी बैच को नहीं कराता, सब बैचेस को ये कहता हूँ कि ये तुम लोगों ने खुद करना है। आइडिया इस सिर्फ इतना कि आप थोड़ा सा खुद भी तो R&D करें, खुद भी रिसर्च की आदत आपको पड़े, कुछ थोड़ा सा आप खुद भी हाथ को मारें, ठीक है। सबको ऐसे किया जाता है, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपने नहीं सोचना कि अच्छा सिर्फ हमें जी वो हो रहा है जी इस तरह से। अच्छा अल्लाह भला करे, बात को आगे बढ़ाता हूं, जल्दी से जाएंगे, टाइम कितना है हमारे पास, आधा घंटा है। डियर स्टूडेंट जल्दी से जाएं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराऊं आपको? आप लिखे हैं अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज, ये टॉपिक करते हैं, अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज, अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज। आई रिपीट, urbanization and sustainable cities. Dear students, urbanization and sustainable cities, right? पहले urbanization को देखते हैं, बाद में आएंगे sustainable cities के ऊपर। Dear students, जहां तक अर्बनाइजेशन का ताल्लुक है, हम ये कहते हैं, इंसानी तारीख को आप पढ़ें तो हर एक दौर के अंदर जो है आपको कोई पावर सेंटर्स जो है वो आपको नजर आते हैं। हर एक दौर के अंदर जो है आपको ऐसी जगह नजर आती हैं जहां पे आपने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, ट्रेड एक्टिविटीज को इनहांस करने के लिए इंसानी तारीख में आप जी छोटे छोटे शहर जो हैं वो आबाद हुए। ग्रीक के सिटी, वो वॉल्ड सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, सिटी वॉल्ड सिटीज का कॉन्सेप्ट उठा के देख लें। हमारी ये जो गद्दारा की सिविलाइजेशन है इसको देख लें। अगर बहुत पुरानी बात कर ली जाए, मॉडर्न सिटीज की तरफ नहीं, अभी बहुत पुरानी अगर बात कर ली जाए तो आपको उनके अंदर क्या चीज नजर आती है कि वो जो शहर थे, जैसे हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारा यहाँ पे जो आपके किसी वक्त जो है वो उस वक्त एक सिविलाइज्ड लोग रह रहे थे जिन्होंने ये शहर बनाया था, जो हमें बाद में पता चला हड़प्पा से, अच्छा जी ये ज़ेरे जमीन कोई शहर है। यूरोप के अंदर जो वॉल्ड सिटीज मौजूद थे, अगर आप उनको देखें तो उनका जो मेन पर्पस था वो इस तरह से होता था कि आपकी जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे थे और वो एक सेंटर था आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो एक सेंटर समझा जाता था आपकी ट्रेड के लिए। और बाकी इलाकों के मुकाबले में आपका वो जो पर्टिकुलर इलाका था जिसको आप शहर कह रहे थे वो मॉडर्न था। हर दौर की अपनी मॉडर्निज्म की, हर दौर की अपनी तारीफ है। हमारी नजर में वो मॉडर्न नहीं था, लेकिन उस वक्त के लिहाज से वो मॉडर्न था। फिर ये आपकी चीजें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म हुई हैं। यहां पे अगेन मैं कनेक्ट करूंगा लेक्चर नंबर 1 को, जहां पे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर हमने बात की थी कि जी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसके बाद आपके अर्बनाइजेशन जो है उसके अंदर, यानी मॉडर्न अर्बनाइजेशन जो आप जो कह रहे हैं वो आपकी आती है। और अर्बनाइजेशन से मेन मुराद हम ये ले रहे होते हैं कि जनाब इट इज अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल व्हिच लिव्स इन द पर्टिकुलर सिटी, कि आपकी जो शहरी आबादी है उसके अंदर इजाफा होना, दैट्स द बेसिकली अर्बनाइजेशन, या दैट लीड्स अस टुवर्ड्स द अर्बनाइजेशन। अब सवाल ये है कि शहरी आबादी क्यों एक्सीड होती है? अब दो फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक तो है कि आपकी जो नेटिव लोग हैं किसी जगह के, उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो नेचुरली होनी है, होती है, हुई है, होगी, एक तो वो हो रही होती है। और दूसरा, जब आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपकी जो इंडस्ट्रीज का सेटअप आया, आपकी जो फैक्ट्री सिस्टम आया, तो उसके बाद माइग्रेशन शुरू हो गई फ्रॉम अक्रॉस द अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी, अदर पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन टुवर्ड्स पर्टिकुलर सेंटर स्टेज, सेंटर जगह के किसी के ऊपर, जैसे लंदन सिटी है, जैसे मैनचेस्टर है, जैसे पेरिस है, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जी वहां की आबादी जो है बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। क्यों माइग्रेट कर रहे थे? अब भाई ये जो अर्बनाइजेशन है, इट हैज वेरी क्लोज कनेक्शन विद द मॉडर्निज्म। इट हैज वेरी क्लोज कनेक्शन कि जनाब लोगों को पुश किया जाता है कि आप माइग्रेट हो। क्यों पुश किया जाता है? लोग पुश होते हैं, मजबूरी से लोग माइग्रेट करते हैं। बाय द वे बहुत तरह, दोनों तरह के फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर्स भी हैं और पुल फैक्टर्स भी हैं।
पुश फैक्टर में क्या है कि जी आपको जहां पे आप रहते हैं आपके वहां पे जी हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पे हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, वहां पे एजुकेशन बेहतर नहीं है, तो जनाब वहां पे चले जाए। मजबूर, बायस है मजबूरी, आप क्या करते हैं कि माइग्रेट होने पे मजबूर होते हैं। तो एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये, और इसके होने की वजह से आपके शहरों की आबादी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपैंड हुई, इंक्रीज हुई, और यही एक्सपेंशन इन पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज लेड अस टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन। और ये सिलसिला आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है, जिसको हम मॉडर्न अर्बनाइजेशन कह रहे हैं, मॉडर्न अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। और इसमें और भी फैक्टर्स हैं बेशुमार। आपने जी अपने जो लाइफ है उसको और ज्यादा एडवांस कर, आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं किसी बेहतर जगह पे जाके रहूं, आपको कोई चीज अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ये पुल फैक्टर होगा, ये पुल फैक्टर होगा। सो बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस लोग जो हैं वो आपके शहरों में जाके रहना पसंद करते हैं, और जब लोग शहरों की तरफ गए तो शहरों के साइजेस के अंदर इजाफा हुआ, उनकी पॉपुलेशन के अंदर इजाफा हुआ, और उसी को हम अर्बनाइजेशन कह रहे हैं, उसी को हम अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। और यही अर्बनाइजेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट कर रही है। भाई ये अर्बनाइजेशन जब आपकी तेज हुई तो लैंड यूज आपका बेदर्दी से हुआ। जब ये अर्बनाइजेशन तेज हुई तो जनाब उसकी वजह से मैसिव डिफॉरेस्टेशन आपकी होना शुरू हुई। भाई जब ये अर्बनाइजेशन हुई तो उसके नतीजे में आपकी जी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपने ज्यादा की। जब आपकी अर्बनाइजेशन हुई तो उसकी वजह से आपकी जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एक्सेट्रा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, जितने भी इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के, हर एक इशू जो है वो क्या कर गया जनाब, एग्रावेट कर गया, बढ़ता चला गया, उसके अंदर इजाफा होता चला गया। सो बात करने का मकसद ये हुआ कि अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसकी वजह से हाँ इसके फायदे अपनी जगह पे हैं कि आपको बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलती हैं, आप जिंदगी के मैदान के अंदर जो है बेहतर तरीके से अपने आप को चला सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को पॉलिश कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिल सकते हैं, आपकी कल्चरल डिफ्यूजन हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। बेशुमार इसकी पॉजिटिव इंप्लीकेशंस भी हैं, बेशुमार, लेकिन नेगेटिव इंप्लीकेशंस इसकी अपनी जगह पे मौजूद हैं। जो स्पेसिफिकली हम जहां पे बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं उसके अंदर अर्बनाइजेशन का बड़ा हाथ है। क्यों लाहौर में ही स्मोक बन रही है, लाहौर में ही क्यों स्मोक बन रही है, गिलगित में क्यों नहीं बनती, केपी के नॉर्थ में क्यों नहीं बनती, कश्मीर में क्यों स्मोक नहीं आती? और भाई सिंपल रीजन इज कि वो लाहौर जो है वो तगड़ा शहर है, ह्यूमन फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा हैं, हाउसिंग बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन का बेस वहां पे बहुत तगड़ा है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। सो बात करने का मकसद ये हुआ कि इस अर्बनाइजेशन के साथ आपके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस इसके अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इससे इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी आपके कॉज हुए, सोशल डैमेजेस भी हैं, सोशल ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स भी हैं इस अर्बनाइजेशन के। जैसे कि हम कहते हैं कि जी क्राइम, रॉबरीज वगैरह, किसी गांव में तो चोर नहीं पड़ते, पड़ भी जाए तो पकड़ लेते हैं गांव वाले, आबादी कम होती है, सब एक दूसरे को जान पहचान रहे होते हैं, अच्छा कौन कौन से कहां से आया है। समझ आ रही है मेरी? इधर तो समझ ही नहीं आती, एक साथ वाले घर में चोरी हो जाती है, दूसरे वालों को पता ही नहीं चलता। सो उसके जो सोशल, उसके जो नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं वो अपनी जगह पे, और इन्वायरमेंट के अपनी जगह पे, और फायदे उसके अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। सो अर्बनाइजेशन आपके लिए एक अच्छी चीज भी है और अर्बनाइजेशन आपके लिए एक बुरी चीज भी है। और मेन जो फैक्टर है जो इसकी वजह से, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन दुनिया में हुई, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज इनएडिक्वेसी ऑफ फैसिलिटीज इन द फार फ्लंग एरियाज। क्यों आप लाहौर को प्रेफर करते हैं, कराची को प्रेफर करते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी को प्रेफर करते हैं? और जी बेहतर सर्विसेज हैं, अस्पताल बेहतर हैं, और गांव में बीमार हो जाए बंदा, एम्बुलेंसेज अरेंज नहीं होती, हो भी जाए तो अस्पताल नहीं है,
सर्विसेज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। सो बेसिकली ये तमाम के तमाम फैक्टर्स मिला के आपकी दुनिया में अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन में आगे चल के शहरों की भी डिवीजन है। हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है ना शहरों की। अच्छा, आपके जो गांव थे वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए टाउन में, टाउन जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए सिटीज के अंदर, सिटीज जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए इनटू द अर्बन सेंटर्स। आबादी का तनासुब है आपके पास, इसमें क्राइटेरियाज हैं, 25 से 50,000 तक आबादी, 50 से 1 लाख तक आबादी, 1 लाख से 5 लाख तक आबादी, 5 लाख से 10 लाख तक आबादी, और 10 लाख से जब ज्यादा एक्सीड कर जाए किसी शहर की आबादी तो उसको आप अर्बन सिटी जो है वो Hello, hello participants, can you hear me? Sorry guys, ये एक्चुअली लाइट जो है ये इसने झटका दिया है यस ना, तो उसकी वजह से वो राउटर्स जो हैं वो भी ऑन ऑफ हुए, इसलिए जो शायद इंटरनेट चला गया था। ये लाइट का भी पता नहीं क्या इश्यू चल रहा है। चलें, तो मैं बात कर रहा था अर्बनाइजेशन पे। तो अब इस अर्बनाइजेशन मैं जिक्र कर रहा था कि चाइना के अंदर अर्बनाइजेशन बड़े पेस में हो रही है, आपके इंडिया के अंदर जो है अर्बनाइजेशन बड़ी पेस के साथ हो रही है, पाकिस्तान में भी आपका इसका पेस मुनासिब सा है, अर्बनाइजेशन का मुनासिब सा है, बल्कि ज्यादा भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही है। अब सवाल ये है कि अर्बनाइजेशन जो है इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो हो रहे हैं उसका सद्दे-बाब क्या है, उसका हल क्या है? क्या आप अर्बनाइजेशन को रोक सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि आप अर्बनाइजेशन को रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते, किसी भी सूरत पे आप नहीं रोक सकते। अगर आप लोगों को रोकेंगे कि बाबा इस्लामाबाद में आके घर नहीं बना सकते, तो लोगों के अपने राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो वो मुतासर हो जाएंगे, क्योंकि राइट टू मूवमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। आप किसी को नहीं रोक सकते कि अच्छा तुम पंजाब में नहीं घर बना सकते, तुम जो है सिंध में नहीं घर बना क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ओके यार पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। ओके क्या बात कर रहा था मैं, अच्छा अब मैं ये कह रहा था, क्या आप जो है वो इस अर्बनाइजेशन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, आप इसको नहीं रोक सकते। आप जी लोगों को नहीं कह सकते कि अच्छा आप मूव ना करें फला जगह पे। आप आबादी को रोकेंगे तो हाँ, इसको आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, सिस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको मेंटेन किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज की प्रोविजन जो है आपके दूर दराज इलाकों तक वगैरह, ये चीजें की जा सकती हैं। लेकिन इन दैट केस फिर भी आप को रोक नहीं सकते। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसने होना ही है। चीजें एक ऐसा प्रोसेस है। वीडियो ऑफ की है मैंने, डिस्टॉर्शन हो रही थी इसलिए, बच्चे कह रहे हैं डिस्टॉर्शन हो रही है इसलिए मैंने ऑफ कर दी वीडियो। जी आप मेरी आवाज ठीक है? अब कुछ बेहतर है? पार्टिसिपेंट्स क्या अब भी डिस्टॉर्शन है? यार इसको क्या हो गया इंटरनेट को। मैं बात को जल्दी से आगे बढ़ाऊंगा। अब जो स्टूडेंट्स आपके पास इस अर्बनाइजेशन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपके पास है सस्टेनेबल सिटीज का, कि जी सस्टेनेबल सिटीज की शक्ल में जो है आप अर्बनाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। अब ये सस्टेनेबल सिटीज क्या हैं? Dear students, there are three basically ingredients of sustainable cities. Three नहीं बल्कि 4 ingredients of sustainable cities. 4 ingredients of sustainable cities. अब ये 4 इंग्रेडिएंट्स में से सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज द सोशल डेवलपमेंट। नंबर 1 इज द सोशल डेवलपमेंट। अब ये जो सोशल डेवलपमेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके शहर किस तरीके से होने चाहिए आज की तारीख में, या आज जो दुनिया काम कर रही है किस तरीके से कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, सोशल डेवलपमेंट से मुराद है कि आपके शहरों के अंदर जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज मौजूद हों, आपके शहरों के अंदर जो है अप टू द मार्क हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हों। अब हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये बड़े टॉपिक्स हैं। और भाई सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, आपने करिकुलम को देखना है, आपने एजुकेशन की क्वालिटी को देखना है, आपने एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी को देखना है, तब आपका शहर सस्टेनेबल सिटी बनेगा। ऐसे नहीं। हेल्थ फैसिलिटी से क्या मुराद है? पूरे इस्लामाबाद को बड़ा पसंद किया जाता है जी, बड़ा जबरदस्त प्लान सिटी है और सारी चीजें। जी बिल्कुल ठीक है, इसकी अपनी अच्छी चीजें अपनी जगह पे हैं। क्या इस्लामाबाद में जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज दी गई हैं, क्या ये इस्लामाबाद के लिए सफिशिएंट हैं? जी बिल्कुल नहीं है। टोटल आपको 2 हॉस्पिटल्स मिलते हैं। जो इस्लामाबाद के लोग हैं उन्हें पता होगा कि पब्लिक सेक्टर के 2 हॉस्पिटल्स है हमारे पास, एक पेम्स है और एक उधर चकशादार वाली साइड पे करके है। और चले जाए आप वहां पे तो आपको बेड अवेलेबल नहीं होता, आपके लोग जो है वो कॉरिडोर्स में रात को सो रहे होते हैं। यानी आप अपने इस शहर की जो पॉपुलेशन है उसको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में नाकाम हुए हैं। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि प्राइवेट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप हो गया जी, पॉली क्लिनिक जी बिल्कुल मारिया तो डेवलप हो गया। अब उसके ऊपर इसके और भी लोड है जी, कश्मीर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, केपी के इलाकों से आ रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, उनको रोक नहीं सकते आप। वहां पे नहीं है फैसिलिटीज तो तभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे बेहतरी के लिए। तो भाई आपका इस्लामाबाद जो है यहाँ पे भी हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। और इंप्रूव करेंगे तब ही आप अपने शहर को जो है वो सस्टेनेबल सिटी कह सकते हैं। और इसके अलावा वाटर की प्रोविजन है, सेफ वाटर की प्रोविजन है, सैनिटेशन फैसिलिटीज की प्रोविजन है, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रोविजन है, नंबर ऑफ रोड्स आपके इस्लाम सड़कों पे कम होंगी। किधर कम है आपको नहीं पता। ये जो मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले रिपोर्ट आई थी, कराची में, हमारा जो कराची शहर है नंबर 1 पे है दुनिया में। कराची नंबर 1 पे है, पता है किस केस में? दुनिया का सबसे वर्ष, गंदा तरीन, बुरा तरीन जो ट्रांसपोर्ट
निजाम है वो हमारे कराची शहर का है, पूरी दुनिया में नंबर 1 हमने लिया जी, पहली पोजीशन लिया हमने। ये हमारे शहरों का हाल है। ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बात की बात है ना, हमारे यहां तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है। तो भाई जब आपके शहरों में एजुकेशन फैसिलिटीज ना हो, जब आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अप टू द मार्क ना हो, आपके यहाँ वाटर एंड सैनिटेशन, पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है कराची, लाहौर, फैसलाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर शहर में। इवन यू पीपल वोंट बिलीव, इस्लामाबाद के जो लोग हैं उन्हें पता होगा, इस्लामाबाद के अंदर ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे पानी का क्राइसिस रहता है, लोग टैंकर्स पे रिलाय करते हैं, टैंकर्स पे रिलाय करते हैं। मैं अब कोट कर दूंगा, आप में से शायद कोई हो उस एरिया से, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि आप जो प्रोविजन जो है बेसिक नेसेसिटीज की, बेसिक नीड्स की, वो आप नहीं पूरी कर पा रहे, तो आप नहीं कह सकते कि आपका शहर जो है वो एक सस्टेनेबल सिटी है। ना सिर्फ ये, आपकी सोशल नीड्स के साथ साथ अच्छा आपके एक उस्ताद मोहतरम आए मेरे पास बाहर से, शायद आप जानते हो, अजहर साहब से है तारुफ, अजहर अफजल मीर साहब, मैथ्स पढ़ी हूं मैं भी। वो बाहर से आए, कह रहे हैं कि क्या रोला डाला हुआ है आपने, चुप करें। तो ठीक है, ओके। चले पार्टिसिपेंट्स, मैं कुछ ज्यादा ही लाउड तो नहीं हो जाता? चले तो खैर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इसी सोशल डेवलपमेंट के अंडर ही डियर स्टूडेंट्स एक और बात आप ऐड करेंगे, एंड दैट इज कि जो रिक्रिएशनल एरियाज हैं आपके शहरों के अंदर वो आपके मौजूद हों। रिक्रिएशनल एरिया से मुराद मेरी पार्क्स हैं। अब इस्लामाबाद में आपको पार्क्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुतात में मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, और ये चीजें हर शहर में होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप लोगों की सोशल नीड्स को देख रहे हैं, जो नीड्स हैं आपकी सोशल नीड्स हैं, आप उस हिसाब से अपने शहरों को डेवलप करें, उस हिसाब से आप अपने शहरों को डेवलप करें। ना सिर्फ ये डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका ये जो ग्रीन हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है ये भी तो आ सकता है। आपकी रूफटॉप जो आपकी प्लांटेशन है उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, आपकी इंडोर प्लांटेशन है उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आपकी चीजें हैं, आपके शहरों में हैं, तो फिर तो आपका शहर सस्टेनेबल सिटी है। लेकिन अगर नहीं है भाई, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपका शहर सस्टेनेबल सिटी नहीं है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इसी सोशल के अंडर आपकी एक और चीज आएगी कि आपकी जो टाउन प्लानिंग है वो एग्जिस्ट कर रही हो। हमारे यहाँ कहाँ है टाउन प्लानिंग? हमारे यहाँ बिल्कुल जी हाउसिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। जो इस्लामाबाद के लोग हैं, पिंडी के लाहौर, कराची, फैसलाबाद, जो पोश एरियाज है आपके, वहां तक तो आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है हाउसिंग स्टैंडर्ड्स की, लेकिन आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं हो पा रही। आप में से कितने लोग हैं जो अपने प्लॉट है अगर किसी की बात 40 बाई 90 का, तो आप छोड़ते हैं जगह 5 फुट आगे, 6 फुट, 10 फुट पीछे, 10 फुट आगे, इस तरह के क्राइटेरियाज बने हुए हैं ताकि आपकी हाउसिंग जो है वो उसको बेहतर किया जा सके। पहली बात ये, हम जो हाउसिंग करते हैं वो तो टोटली खराब है। होनी ही हाउसिंग आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, वर्टिकल हाउसिंग होनी चाहिए। टॉवर्स आप बनाएं, स्काई स्क्रैपर्स बनाएं ताकि लैंड यूज कम हो। तो अगर आपके यहां इस तरह की चीजें हैं तो फिर तो आपका शहर सस्टेनेबल सिटी है। ना सिर्फ ये डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अनदर वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रीन प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ जाना है, आपकी जो लेसर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल है वो होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी आपने लेके जानी है। आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे आप जी वो क्या कहते हैं उसको, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज वगैरह जो भी चीजें हैं उनको आप वहां पे इंस्टॉल करें, वहां पे चीजें करें ताकि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ग्रीन हो सके, ग्रीन इकोनॉमीज हो सके आपके यहाँ। तो अगर आपके शहर में इस तरह से है तो इस्लामाबाद भी यहाँ पे पूरा नहीं होता। इस्लामाबाद की ये I9 सेक्टर है, वहां पे इंडस्ट्रीज मौजूद है। क्या काम है इंडस्ट्रीज का रेजिडेंशियल एरिया के पास? आपने इनको यहाँ से क्यों नहीं भेज रहे? आप इनको कहाँ, क्यों आप इनको यहाँ पे क्यों रखा हुआ आपने?
बात करने का मकसद ये होगा कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, फैक्ट्री सिस्टम है आपका, वो भी आपका एनवायरनमेंट के मुताबिक ही, एनवायरमेंटल नीड्स के मुताबिक ही होना चाहिए। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स नंबर 3 लिखेंगे, नंबर 3 इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे सॉइल हो, हर एक नेचुरल रिसोर्स जो कि किसी एक शहर में एग्जिस्ट कर रहा हो, आपने उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। और ये मैनेजमेंट आप थ्रू इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। ये आपके इदारों की जिम्मेदारी है कि हर एक इदारा जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करे और वो अपने अंडर आने वाले जो आपके उसके नेचुरल रिसोर्स है उसको वो बेहतरी की तरफ लेके जाए। इसी तरीके से नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस, ये जो पहले 3 हैं ये आपके इस चौथे पे डिपेंड कर रहा है, अर्बन गवर्नेंस। अब अर्बन गवर्नेंस, कराची में कचरे का मसला हो गया, सारे वसीम अख्तर को पूछ रहे थे, वसीम अख्तर साहब अब तो चले गए, वसीम अख्तर को पूछो, क्यों वसीम अख्तर को पूछ रहे थे? और भाई वो कराची का मेयर था ना, वो अर्बन गवर्नेंस सिस्टम का एक रीढ़ की हड्डी थी, उसका नुमाइंदा था। ये आपके अर्बन गवर्नेंस सिस्टम की जिम्मेदारी है शहर की प्लानिंग करना, ये उसकी जिम्मेदारी है लोगों की पानी की जरूरियात को देखना, कचरे की मामलात को देखना, वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं थी कराची को लेके, तभी तो इस हालत में कराची पहुंचा है, या बाकी शहर हमारे पहुंच रहे हैं। सो इसको स्ट्रेंथन करें, आप अर्बन गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, अर्बन गवर्नेंस सिस्टम को इफेक्टिव बनाएं, मोबिलाइज करें अपने इन रिसोर्सेज को, इन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, ताकि आप जो है वो अर्बनाइजेशन जो है उसको इफेक्टिव कर सकें और सस्टेनेबल सिटी जो है उसको आप बना सकें। स्टूडेंट, इसके ऊपर अभी हमारी और बात होगी, लेकिन मैं अभी आज यहाँ पे अपनी बात को रोक रहा हूं। जनाब जी, जनाब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आपको समझ आई है मेरी बातों की कि ना? हमारी स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। अगले लेक्चर में आप लोगों ने जरा अच्छे से तैयार होके आना है। अगले लेक्चर में जरा मैं तगड़ा लेवल रखूंगा, ठीक है सर? हाउ मेनी एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल विल बी कवर्ड इन जीएसए? रावलपिंडी 11 बच्चे, ये एयर पोल्यूशन, वाटर